बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज की दो अहम खबरें जिन पर हम बात करेंगे। कराची में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तकरीबन सिंध में पूरे हो चुके हैं और कराची में भी हो चुके हैं। कराची का मेयर कौन होगा? कराची का मेयर जियाला होगा या जमाती होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें मेयर के लिए जो है ना मतलूबा अक्सरियत हासिल है। जमात इस्लामी कहती है कि 195 वोट उनके पास हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 175 वोट के साथ कहती है कि मेयर उनका होगा और रिक्वायर्ड जो गोल्डन नंबर है वो 185 का है। इस खबर के साथ साथ जो है, जहां इस्लामाबाद और कराची में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं लेते, कुदरती तूफान भी सिंध और बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। आज प्रोग्राम में उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले सियासी तूफान जो इस वक्त कराची में लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन के बाद चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के जो है नायब अमीर हैं उसामा रजी साहब, वो मौजूद होंगे और कराची से न्यू टीवी के ब्यूरो चीफ हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अलाउद्दीन खानजादा साहब, हम उन्हें उस्ताद भी कहते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ उसामा रजी साहब से। उसामा साहब, कराची का मेयर जियाला होगा या जमाती? अगर ये सवाल आपके सामने रखूंगा तो आप फ़ौरन कहेंगे कि हाफिज़ नईम साहब मेयर कराची होंगे। तो 193 का नंबर का आपने दावा किया है, सईद गनी कहते हैं कि 193 का नंबर पूरा नहीं कर पाएगी जमात इस्लामी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ फ़र्द होगा फ़लाँ फ़र्द नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा जिसको जमहूरी एतबार से आवाम का मैंडेट हासिल है, जो इसको आवाम ने अपनी राय से मुंतखब किया है, उसको होना चाहिए। चाहे वो हाफिज नहीं हो, चाहे कोई और हो, चाहे जियाला हो, चाहे मुजाहिद हो, चाहे कोई सरफरोश हो, कोई टाइगर हो, कोई भी हो, सही, जिसको आवाम ने वोट दिया है जमहूरियत में, उसको होना चाहिए। सही। इस एतबार से कराची के लोगों ने 3 पार्टियों को मैंडेट दिया, इसमें से एक पार्टी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है। 2 पार्टियों का इत्तेहाद हो गया। उसके नतीजे में इन दोनों पार्टियों के वोट 9 लाख से ज्यादा हैं। इन दोनों पार्टियों की सीटें 193 से ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी 155 पे खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग ने अभी उस तरह से खुल के हिमायत नहीं की है। सही। तो जिनके वोट टोटल 3 लाख प्लस कुछ का आप कर सकते हैं। यानी अगर आप इन मेयारों पे देखेंगे, जमहूरी मेयार पे देखेंगे, पीपल्स पार्टी का बनता ही नहीं है। सही। जमात इस्लामी का जो नामजद करता मेयर है, पीटीआई उसकी हिमायत कर रही है। 193 नंबर पूरे हैं जमहूरी अमल में। अब इसके बाद क्या मजीद कोई बहस या उसकी गुंजाइश रह जाती है? देखें उसामा रजी साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, जो नंबर्स हमारे पास हैं, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदर की टूट फूट है उसके नतीजे में वोट मांगना उनका हक है और अगर कोई रुकन उन्हें वोट देता है तो सीक्रेट बैलेट में दे सकता है। जी नहीं, हरगिज नहीं। सीक्रेट बैलेट नहीं है, शो ऑफ हैंड है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हर मुंतखब नुमाइंदे को वोट देना है। वोट उसके पास अमानत है, पार्टी की अमानत है। पार्टी फैसलों का वो पाबंद है। पार्टी का फैसला आ चुका है। पीपल्स पार्टी जो कुछ कह रही है, पीपल्स पार्टी हमेशा एक बहुत ही बदतरीन गैर जमहूरी अवाम दुश्मन किरदार अदा करती है, लेकिन वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है जमहूरियत के लिबादे में। वो सारे काम जो मार्शल्लाई दौर में आमरीत के तौर पर किए जाते हैं, अवाम के मैंडेट पर शबखून मारा जाता है, वही सारे काम अगर पीपल्स पार्टी करे तो वो सही है। सही। वो जो है ज़ियाउल हक करे तो गलत है। सही। आसिफ अली जरदारी करें तो सही है। सही। ये दुनिया में कौन सा उसूल आपने तय कर लिया? सही कि आप वही काम करें तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। ये पुलिस के जरिए लोगों को अगवा कर रहे हैं। सही। ये पुलिस के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को, अवाम के जमहूरी नुमाइंदों को ये अगवा कर रहे हैं। अगवा करके उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। ये पैसों के जरिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों को दौलत के जरिए तौल रहे हैं। उसामा रजी साहब, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट्स डिसाइड हो चुके हैं कि कौन मेयर का कैंडिडेट होगा, कौन डिप्टी मेयर का कैंडिडेट होगा? पीटीआई ने गैर मशरूत तौर पर जमात इस्लामी की हिमायत की है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों इस वक्त जमात इस्लामी के हैं। अच्छा, दोनों के लिए नामजदगियां जमात इस्लामी ने कर ली हैं, कौन होंगे? जी हाँ, मेयर के पोजीशन पे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। उसके बाद डिप्टी मेयर की, देखिए मैं इसको वजाहत कर दूं, पीटीआई ने हमसे कहा है कि इस वक्त चूंकि हमारे अगेंस्ट एक क्रैकडाउन हो रहा है, हमारे हालात सही नहीं है, हमारे लोग रूपोश हैं या उनके ऊपर दबाव है, तो हम अमानतन आपको ये सीट दे रहे हैं। आप अमानतन अपने डिप्टी मेयर ले आए। देखिए, ये भी ट्रस्ट होता है, पार्टी का ट्रस्ट है कितना जमात इस्लामी के ऊपर। वो कह रहे हैं आप अपना डिप्टी मेयर ले आए, जब हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो आपसे ये पोजीशन वापस ले लेंगे। अच्छा, एक चीज उसामा रजी साहब और स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी मालूमात के मुताबिक
ये जो भी आप जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं या हम जैसे नरम लफ्जों में जरदारी डॉक्ट्राइन कहते हैं, इस सारी सूरत हाल में आप कोई 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पंजाब असेंबली के हवाले से आया था, हमारी मालूमात के मुताबिक जमात इस्लामी रुजू कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कुछ इसी तरह के फैसले की कि वोट जो है ना वो कास्ट होने से पहले ही उनको रोका जाए, पार्लिमानी पार्टी रोक सके, कोई इस तरह की चीज ज़ेरे गौर है? देखिए, अभी तो पार्लिमानी पार्टीज नहीं बन सकी हैं और अभी तो जो पार्टी का फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा। लेकिन पार्लिमानी पार्टी भी अगर बनती है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए 32 वोट दरकार होंगे, जो कि आसान फिगर नहीं है। लिहाजा उस फैसले के मुताबिक भी अगर कोई रुकन उस दिन गैर हाजिर होगा वो भी डी-सीट होगा, वो अपनी राय का गलत इस्तेमाल करेगा वो भी डी-सीट होगा। लिहाजा वोट तो पड़ना ही एक तरफ है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही। ये पीपल्स पार्टी आंखों में धूल झोंक रही है। चले खानजादा साहब को ऐड करते हैं। कराची हो, सिंध हो या इस्लामाबाद हो, सियासत को जितना हमारे सीनियर्स में हैं समझते हैं। सर, आपके सामने सादा सा सवाल रखूंगा, मेयर कराची का जियाला होगा या जमाती? देखिए जी, आदाद और शुमार के मुताबिक तो जमाती होना चाहिए। सही। और जो मारूजी हालात मुल्क में गुज़िश्ता कई बरस बल्कि कई दहाइयों से नाफिज हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने के इलेक्शन में जो मिसाल मौजूद है, हमारे सामने कौमी की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने सूबाई की मिसाल मौजूद है। तो ये जो कुछ हो सकता है, यहाँ हाल ये है कि कुछ भी हो सकता है। सही। अगर आदात शुमार, जमहूरियत, अखलाकियात, समाजियात, कानून, अखलाक, अगर कोई चीज यहाँ मौजूद है, जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद से पैदा होने वाली सूरत हाल में बात जो मुखालिफ या जो हिज़्ब इख्तिलाफ या जो दीगर लोग हैं उन्हें अगर जमहूरियत का पास है, अगर वो खुद जमहूरी अनासिर तस्वुर करते हैं, तो मेरा ख्याल है खुश अखलूकी से इस मरहले को तय करना चाहिए। खानजादा साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। उसामा रजी साहब ने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन जरदारी डॉक्ट्राइन के हवाले से यह कहा जाता है बहुत से लोगों से डील्स भी होती हैं। तो आपके इल्म में क्या आ रहा है कि किसी लोगों को, जिनको भी, लाजमी सी बात है, देखें ये एक ओपन सीक्रेट है कि 10 से 15 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब चाहे उन्हें दोस्त धमकी से तोड़े, चाहे उन्हें किसी व्हीलिंग डीलिंग से तोड़े, उसके बगैर मुर्तजा वहाब हमें मेयर बनते हुए नजर नहीं आते। तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या दोस्त धमकी ज्यादा है या व्हीलिंग डीलिंग जरदारी डॉक्ट्राइन ज्यादा चल रही है? देखिए, मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक जो है तरीके का कायल नहीं हूँ, और मैंने जो देखा है, मैंने महसूस किया है, जहाँ जो जिस अंदाज में काबू में आता है उसे उस अंदाज में काबू में करने की कोशिश की जाती रही है, सही की जाती है, और शायद आइंदा भी ऐसा होगा। हाँ, एक तवक्का है, वो तवक्का वही है जब माजी का जरा मुताला करें, जब नेमतुल्लाह खान नाज़िम कराची मुंतखब हुए थे, तो उस भी उन्हें उस पाकिस्तान के सदर जो आरपीएफ भी थे, जो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, जनाब परवेज मुशर्रफ की हिमायत हासिल की। बिल्कुल। कराची के लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक हाफिज की दूसरे हाफिज को हिमायत हासिल है, जिसके नतीजे में कराची चूंकि मुल्क का मुआशी हब है, जिसका पुररौनक चलना फिरना, आबाद रहना, कारोबारी। आपने खानजादा साहब एक बहुत बड़ी बात की है, जरा चाहूंगा कि उसामा रजी साहब इस पे कमेंट करें। सर, खानजादा साहब हमेशा इसी तरह का एक जुमला देते हैं जो हमें हैरान और परेशान छोड़ता है। उन्होंने कहा कराची के हाफिज को एक हाफिज की हिमायत हासिल है। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं उसामा रजी साहब? देखिए, आप जिस हाफिज का नाम लेकर आप किसी ताकत की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं एक सवाल, खानजादा साहब ने जो एक बात रखी है, मेरी मुराद किसी से भी नहीं है सर, मैं क्लैरिटी चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे सवाल रख रहा हूं कि हाफिज नईमुर रहमान को किसी और हाफिज की भी हिमायत हासिल है? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो तवाजुन इस तरफ होता ना, तो आसिफ अली जरदारी या इस तरह के जो लोग हैं ना, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनकी मजाल नहीं है कि ये चूं कर सकें। सही। हमने तो ये देखा कि जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन हुआ
उस दिन जो है वो रेंजर्स जो है वो तहफ्फुज़ के लिए मौजूद नहीं थी। इलेक्शन वाले दिन उन्होंने जो है वो गैर हाजिर रहे या वो उनका वो रोल नहीं रहा। तो इस एतबार से ये सिंध जो है, ये सिंध एक तरह से इनको ठेके पर मिल गया है। जोड़ तोड़ का जो अमल पूरे मुल्क में कौमी सतह पर चल रहा है, ये इसमें एक जूनियर पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं और ये जो है उसको यहाँ पे कैश करा रहे हैं अपनी इस सौदागरी को। और इस सौदागरी में कराची में भी लगता यह है कि इनको फ्री हैंड हासिल है, वरना कैसे हो सकता है कि इस शहर में उसामा साहब एक सवाल आपके सामने और रखना करें। एक सवाल और आपके सामने रखना चाहूंगा कि इब्तदाई दिनों में यह बात हुई थी कि आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस हो जाए। क्यों ना अच्छा होता कि एक सूबाई हुकूमत आपके साथ होती, मदद पे होती कराची के लिए, जो आपके प्लान्स हैं या उनके प्लान्स हैं, तो वो जो फ्लो ऑफ फंड्स होता है या जो पावर शेयरिंग फार्मूला होता है, अगर आपका मेयर आ जाता है और सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, तो फिर वही खींचातानी के नतीजे में सफर तो कराची का आम आदमी और कराची शहर करेगा। देखिए, अगर ये बात तय है कि इस मुल्क को किसी आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना है, इस मुल्क के अवाम को उनके हुकूक नहीं देने हैं और इस मुल्क को इसी तरह से जोड़ तोड़ करके कि तुम उसके साथ मिल जाओ, तुम यूं कर लो, वो फंड रोक लेगा, वो फला कर लेगा, वरना वो इलेक्शन में तुम्हें हरा देगा, वरना वो जो है वो कब्जा कर लेगा, ये क्या है? ये कोई जाहिलों का माशरा है? ये कोई मौजूद रवायात है? ये मुल्क है या ये कोई मंडी है? ये यहाँ पे जो है इस मंडी में सौदागरी की जाए कि उसके साथ यूं कर लो। भाई क्यों फंड, कैसे फंड रोक लेंगे? वो होते कौन है फंड रोकने वाले? ये उनके बाप का फंड है, ये उनकी जागीर है, ये उनको विरासत में मिली है। क्या है? ये अंग्रेजों ने वसीयत की थी उन्हें। भाई ये अवाम का फंड है, अवाम के पैसे हैं, कोई इस तरह से लेके बैठ जाएगा? ये जमात इस्लामी है, ये बिल्कुल एनपीएम नहीं है, ये पीटीआई नहीं है। ये चलें, उसामा रजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन खानजादा साहब हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम जाएंगे और हमने बात की जमात इस्लामी से, दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जमात इस्लामी के कराची के जो नायब अमीर हैं उसामा रजी, उनसे बात कर रहे थे और उनसे उनकी राय ले रहे थे कि कराची का मेयर कौन होगा और कैसे होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नजमी आलम ज्वाइन कर रहे हैं, सिटी कौंसिल के मेंबर भी हैं इस वक्त और मेयर के कवरिंग कैंडिडेट भी हम कह सकते हैं कि हैं। वैसे पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है मुर्तज़ा वहाब को। नजमी साहब, एक सादा सा सवाल आपके सामने रखूँगा। 184 का गोल्डन नंबर इस वक्त जमात इस्लामी क्लेम करती है 193, पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ 173। तो बज़ाहिर आपको नहीं लगता कि जमात इस्लामी का नंबर पूरा है, आपका पूरा नहीं है? देखिए, वो हमारा पूरा है या नहीं है, ये तो 15 तारीख को पता चलेगा कि उनका नंबर पूरा है या हमारा पूरा है। सही। जो इलेक्शन का प्रोसेस है, और ये भी ध्यान में रखें कि ये खुफिया रायशुमारी नहीं है, शो ऑफ हैंड है। सही। तो कोई चीज ये नहीं कह सकता कि जी बार्गेन कर लिया या जाली वोट कर दिए या हॉर्स ट्रेडिंग हो नहीं सकती। शो ऑफ हैंड है। अच्छा, शो ऑफ हैंड है तो उसमें जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धौंस, धमकी और तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रही है। जो लोग पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाएंगे वो डी-सीट होंगे। आपका लोकल बॉडीज का एक्ट इस बात को तस्लीम करता है? बिल्कुल भाई, अगर कोई जाएगा तो उसके ऊपर होगा। हाँ, अगर ये भी आप याद रखें कि अगर मेजॉरिटी मेंबर्स उनके ग्रुप के इससे हट जाते हैं तो उन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगा मेजॉरिटी मेंबर होने की सूरत में। हाँ, और सेकंड बात ये कि हम तो शहर में बैठे हैं ना कराची में। मैं कल एक मुझ पे सोशल मीडिया पे इनके एक पीटीआई के चेयरमैन का पढ़ रहा था कि जमात इस्लामी ने मेरी यूसी में धोखा किया है, मैं जमात इस्लामी को वोट नहीं दूंगा। सही। उसको ये यूसी 9 है सदर टाउन की, उसने ओपनली कहा कि मैं जमात इस्लामी को वोट नहीं दूंगा, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है यूसी में। सही। नजमी आलम साहब, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस वक्त, देखें कराची में मेयर के कैंडिडेट के हवाले से भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वर्किंग मुर्तज़ा वहाब पे की हुई थी तो वो अभी तक मेरा ख्याल है खुद भी उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया लोकल बॉडीज इलेक्शन को। अब इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल हो गई है जिसमें दोनों तरफ से शोला बयानी ज्यादा हो रही है, तो आपका नहीं ख्याल है पॉलिटिकल टेम्परेचर को कुछ कम करने की जरूरत है? सर,
हमने तो हमेशा कोशिश की कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करें। हम तो खुद जमात इस्लामी के पास गए थे ऑफर लेके कि आप डिप्टी मेयर ले लें, आ जाएं। हमारी तो आज भी ऑफर है, आज जमात इस्लामी एक्सेप्ट करे, हम डिप्टी मेयर उनको देने को तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है थी और है कि भाई जमात इस्लामी हमारे साथ आ जाए, उनके पास बड़ा मैंडेट है, दोनों मिलकर इसको हम अच्छा करें। नजमी साहब, एक चीज बज़ाहिर कि हमें मेयर दो तो हम आएंगे, भाई ऐसे तो आपके पास नंबर ज्यादा हो आप ले लो, हमारे पास ज्यादा हो हम ले लें। नजमी साहब, एक चीज बताइएगा कि आपका 173 से 184 का नंबर पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्सरियती फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाता है, कराची में जियाला मेयर आ भी जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की बात करती है, ये उसके लिए एक बदशगुन नहीं होगा कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके या जोर जबरदस्त? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज आप यूज ना करें। अच्छा ठीक है, चले हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करें, हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है। आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, ये जमात इस्लामी का इल्जाम है कि आप लोगों को उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो वो ये बात कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले। सही, उनको शिकस्त नजर आ रही है कि वो लोग उनके साथ नहीं है। अभी आप पीटीआई की अपनी हालत देख लेना, उनके दर्जनों लोगों ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है 9 तारीख के। या तो जमात इस्लामी 9 तारीख के वाकयात की हिमायत का ऐलान कर दे, सही, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। सही। खानज़ादा साहब, मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहूंगा, चाहे मैं इल्जाम लगाऊं, आप लगाएं या जमात इस्लामी लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोष धमकियों की और मैनेजमेंट की। जैसे नजमी आलम ने 9 मई के वाकयात का जिक्र किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक अंदरूनी बहरान से दो चार है, और अगर उसके नतीजे में उसके कुछ लोग पार्टी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या वोट करते हैं या गैर हाजिर होते हैं, तो ये उनका जमहूरी हक है, वो अपनी पार्टी की टूट फूट की वजह से पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। हम क्यों सारा इल्जाम नजमी आलम और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं? ना हम किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ना हम कोई खुदा न खास्ता किसी की हिमायत कर रहे हैं, ना किसी की मुखालिफत। हम तो मारूजी हालात पर बात कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है कि नहीं है, ये एक अलग मसला। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है, ये एक अलग सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जो 173 पे काउंट कर रही है, वो अपने इत्तेहादी साथ मिला के कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही। वैसे अमलन तो ये तादाद 155 है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी जब पीपल्स पार्टी के साथ जो आ गया वो तो 173 का तोले में शामिल। सही। लेकिन जो इस्लामी के साथ जो आ गया वो उसे कबूल नहीं कर रहे, उसको कभी 9 मई का ताना दे रहे हैं, उसे कभी कोई और ताना दे रहे हैं। सही। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के जो अफआल रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो तर्ज जमहूरियत रहा है, पीपल्स पार्टी का जो तर्ज हुक्मरानी रहा है, उसकी रोशनी में बैक ट्रैक करें। आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था। ये चलें खानज़ादा साहब, आपने जो बात की, आपने जो बात की वो समझ में आती है। नजमी साहब के सामने ले जाके ये सवाल रखूंगा। नजमी साहब, डेमोक्रेसी की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल दी जाती है। जैसे खानज़ादा साहब ने कहा कि जब आपके पास 173 का नंबर है, दूसरी तरफ 196 का है, बैक ट्रैक करें और अपने तुर्रा इम्तियाज पर रहें जो आपकी डेमोक्रेसी के लिए एफर्ट्स हैं। सर देखें, बहुत से टाउन ऐसे हैं कराची के जो हम अनअपोज जीत गए, बाज़ टाउन ऐसे हैं कि जो हम जीत रहे हैं, हमें पता है हमारे वोट ज्यादा हैं। वहीं पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। क्या जमात इस्लामी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेगी कि भाई नजमी के पास पीपल्स पार्टी का फिगर ज्यादा है? कोई भी नहीं करता ना। सही। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं नजमी भाई, इन शॉर्ट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। नो, आई एम नॉट सेइंग द फेयर एंड लव, इट इज नॉट मैटर ऑफ डेमोक्रेसी में। हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि हाफिज नईम साहब इलेक्शन जीत जाए, मैं भी हाउस में आऊंगा, पहला जाके मुबारकबाद मैं दूंगा उनको। चलें, बहुत अच्छी, मिनट लगाए बगैर बहुत अच्छी बात की है आपने नजमी भाई। इसी पे आपका और अलाउद्दीन खानज़ादा साहब का दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, कराची का जो बुनियादी मसला है, कराची का पानी का मसला हो, कराची के सेवरेज के इशूज़ हों, ये सारे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम से ही हल होने चाहिए और ये कराची के अवाम का हक है। कराची में
और इस्लामाबाद में सियासी तूफान थमे या नहीं थमे, बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी की तरफ एक कुदरती जैसे कहते हैं तूफ़ान बढ़ रहा है और 15 तकरीबन कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में ये सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर कहीं टकरा सकता है, लेकिन बज़ाहिर कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी उससे महफूज रह सकती है, लेकिन केटी बंदर का इलाका मुतासर हो सकता है। हमें याद रखना होगा 99 में भी इसी तरह के एक तूफ़ान ने केटी बंदर में तबाही मचाई थी। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी हुकूमतें कितनी तैयार हैं इस समंदरी तूफ़ान और उसकी सूरत हाल से निपटने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। कराची और इस्लामाबाद में सियासी तूफान थमा या नहीं थमा, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को एक कुदरती तूफान ने घेर लिया और ये कुदरती तूफान इस वक्त बहर अरब में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जारी है। बताया जाता है कि 1999 में भी एक ऐसा ही तूफान आया था और ये हालिया जो तूफान है वो सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को या पाकिस्तान को कितना मुतासिर करेगा और सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें किस हद तक इसके लिए तैयार हैं। इस तूफ़ान की सूरत में आने वाली जो भी तबाही या जो भी नुकसानात होंगे उससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करें कि इसकी शिद्दत क्या है और कब तक इसके टकराने के इम्कानात हैं और कितने नुकसानात का अंदेशा है। सरदार साहब ज़रा हमें बताइएगा कि ये बाइपर जॉय के नाम से जो समंदरी तूफ़ान इस वक्त बहरा अरब में है, ये पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को तो डायरेक्ट इससे अब इतना ख़तरा नहीं लग रहा, इस वजह से कि इसका ट्रैक ज़्यादातर इम्कान है कि ये सिंध की जानिब ही रहेगा। सही। इस वक्त कराची के जुनूब में मौजूद है 570 किलोमीटर के फासले पर, और ठट्ठा से उसका फासला 550 किलोमीटर बनता है। इस वक्त तो बहुत शिद्दत के साथ इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसका मतलब ये है कि उसके सेंटर के आसपास 180 से 200 या 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और उसके नतीजे में 30 से 35 से 40-45 फीट बुलंद हो रही हैं लहरें। तो अभी तो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका रुख जो है जिस जगह मौजूद है वहाँ से शुमाल की तरफ है। परसों तक यानी 14 जून की सुबह तक उसका रुख शुमाली की तरफ रहेगा और फिर इम्कान ये है कि वहाँ से शुमाल मशरक़ की जानिब इसका रुख हो जाएगा और इंडियन गुजरात और हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है, वहाँ गुजरात और साउथ ईस्ट सिंध के दरमियानी जो एरिया है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हमारी, उसके करीब करीब से ये गुजरेगा। सही। तो जाहिर है जिस तो जगह आपकी बात से सरदार साहब ये लगता है कि जो कराची या जो बलूचिस्तान की इब्तदाई साहिली पट्टी या गड्डानी और जो दीगर इलाके हैं वहां पर यह हिट नहीं करेगा? नहीं, उस तरफ अब जाने का इसका इम्कान नहीं है, इसलिए कि इसका रुख चेंज इस तरफ नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 3 या 4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं जिन्हें स्क्वायरी विंड्स कहते हैं। जितनी उस साइक्लोन की शिद्दत पर डिपेंड करता है कि ये इम्कान ये है कि वेरी सीवियर या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में हमारे एरिया। सरफराज साहब, आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर साइक्लोन हिट नहीं भी करता तो तेज बारिशें सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को और तेज हवाएं हिट कर सकती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर करीब से भी गुजरता है साइक्लोन तो उसकी वजह से बहुत तेज़ शदीद आंधी और शदीद बारिशें ये उसके असरात ज़रूर रहेंगे। और तीसरा ये कि जो जिस साहिली पट्टी पे टकराता है तो वहाँ ज़ाहिर है ऊंची लहर उठती है। ठीक है। इम्कान सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं कराची के काशिफ मुनीर, उन्होंने सिंध के जो मुतल्लिका हुकाम है, रिहेबिलिटेशन के सेक्रेटरी और PDMA के अहदेदारान हैं, उनसे बात की है, सुनिएगा। जी, समंदरी तूफ़ान में जो मुतासरा इलाके हो सकते हैं उनकी एवैक्यूएशन के लिए आज से जो है ये सारा एवैक्यूएशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस हवाले से बाकायदा जो है वो लेटर अब से कुछ देर बाद जारी होगा। इस हवाले से इन तमाम इलाकों में जो है वो SMS जारी किए जाएंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन मौजूद हैं परवेज़ अहमद साहब, उनसे पूछते हैं कि ये एवैक्यूएशन का अमल कैसे होगा, कैसे लोगों को निकाला जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो एवैक्यूएशन का अमल है ये कब तक शुरू होगा, इन लोगों को कहाँ रखा जाएगा और जो कितने लोग हैं, कितनी मुतासरा फैमिली है, ज़रा डिटेल बता दीजिए। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल जो फैमिलीज़ हैं 9000 प्लस हैं वो इसमें मुतासर हो सकती हैं और तूफ़ान की वजह से टोटल जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो
53,000 से। तो हमने जो मुतासरा डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर साहबान ने वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ पे रिलीफ कैंप बनेंगे। वो मुतासरा जितने भी लोग होंगे हम उनको उधर शिफ्ट कर देंगे। और ये क्योंकि परसों हमने डायरेक्शन दी थी वो उस पर पूरी उन्होंने रेकी कर ली है। आज शाम को वो अगेन दोबारा रेकी करेंगे और कोशिश होगी कि ये आज रात को या कल सुबह को ये लोग इवैक्यूएट होकर रिलीफ कैंप्स में चले जाएं। तो इसलिए कि क्योंकि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों की जान महफूज रहे, बाकी फिर अदर थिंग्स बाद में होती है। बहुत शुक्रिया जी, ये सारी सूरत आपने सेक्रेटरी साहब से सुनी। हमारे साथ डायरेक्टर जो सिंध हैं PDMA के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या सूरत हाल है, जो लोग यहाँ से इनकी इवैक्यूएशन होगी उसके बाद इनको कहाँ ले जाने के बाद उनकी वहाँ पर खाने पीने की सूरत हाल, उनकी मेडिकल टीम के हवाले से पूछेंगे। सर ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, ये जो लोग निकाले जाएंगे इनकी मेडिकल टीम को भी, इनकी मेडिकल की भी ज़रूरत होगी, खाने पीने की भी ज़रूरत होगी, उसकी क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी शुक्रिया। असल में मैं आपको बताता चलूं कि प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का क़याम यहाँ पे हो चुका है PDMA सिंध में, और उसके साथ साथ जो है ना कॉन्टीजेंसी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। जैसे जो अपना लाइकली इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन होगी, जैसे वो हम उनको टेंट सिटीज़ में लाएंगे तो उनके लिए हमने वहाँ पे मेडिकल सहूलियात को भी इंश्योर कर दिया है। और मैं आपको बताता चलूं कि जितना अरसा वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो उनको वहाँ खाना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बाकी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो हुकूमत से। कितनी मेडिकल टीमें वहाँ पर होंगी इनके लिए? तकरीबन इस वक्त जो है ऐसे समझ लें कि हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 7 जो है ना वो टीम्स को वहाँ मोबिलाइज़ किया गया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सारी सूरत सुनी कि इनकी इवैक्यूएशन का काम भी जो है आज शुरू हो जाएगा, और इनको जो भी सहूलियत फराहम करनी होगी, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इनके खाने पीने का, ये सारा काम PDMA भी करेगी और इनके साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी भी, इनका डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी सारा काम करेगी। आज इवैक्यूएशन के लिए इनको जो है मेरी जो बात है उनका कहना है कि जो लोग खुद से खाली नहीं करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी सपोर्ट ली जाएगी। जी नाज़रीन, सिंध की PDMA या रिहेबिलिटेशन सेक्रेटरी ने जो इंतजाम किए हैं, इसके अलावा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी फ़िज़ाई दौरा करते हुए नजर आए उन इलाकों का जहां पे मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि साइक्लोन हिट कर सकता है, और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया ब्रीफिंग भी दी। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस सारी सूरत हाल के लिए कितनी तैयार है? हमारे साथ होंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफज़ई। बाबर, सिंध में तो हमें नज़र आता है कि एक तरफ अगर सियासी मामलात में सिंध की हुकूमत गिरी हुई है, मेयर कराची उनके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा, सैलाब जदगान हो या ना हो, आपकी हुकूमत भी हमें वॉर फुटिंग पर नज़र नहीं आ रही। जैसे एटलीस्ट कम अज़ कम मुराद अली शाह निकले हैं, उन्होंने चीज़ों को जिस तरीके से एड्रेस किया है। आपके जो PDMA के मिनिस्टर हैं, ये सिटिंग इन क्वेटा, आप भी क्वेटा में बैठे हैं, वज़ीर आला साहब भी क्वेटा में बैठे हैं। हैवी रेन्स की सूरत में गड्डानी से ग्वादर तक जो नुकसानात होंगे उनको किस तरह डील करेगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त आपने बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कल से ही जो हमारी साहिली पट्टी है बलूचिस्तान की, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था, और हमारे जो डायरेक्टर जनरल PDMA हैं वो कल से गवादर में और इस साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। हमने कमिश्नर का लॉट डिवीजन, क्योंकि हमारी जो साहिली पट्टी है इस पर 2 डिवीजन लगती हैं, एक कल्लाट डिवीजन, एक मकरान डिवीजन। तो हमने इन दोनों जो डिवीजन के कमिश्नर साहिबान हैं उन्हें सख्ती से हिदायत जारी की हैं, और वो इस तमाम जो अमल हैं उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजन जो खुद 24 घंटे उन्होंने एक मॉनिटरिंग रूम बना दिया है, उस मॉनिटरिंग रूम से 24 घंटे इस तूफान की वो निगरानी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अवाम को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन दोनों फराहम किए जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजन जो समझते हैं क्या इंतजामात आप लोगों ने किए हैं? हिदायत तो दे दी हैं, कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर तेज बारिशों की सूरत में रोड नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो उनके लिए इंतजामात क्या किए गए हैं? हमने गवादर में, पसली में, ज्यूनी में, कुंडमलीर में, लसबेला में, उथल में, गडानी में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, जहां पर हमने कम से कम
5 से 10 हज़ार लोगों का जो है ना रिहाइश का बंदोबस्त रखा है, उनके लिए हमने खुराक का बंदोबस्त किया है। अल्लाह ना करे ये कुदरती आफत है, अगर इन इलाकों में साहिली तूफान आता है, अगर बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को वो इफेक्ट करता है, तो हम लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, उन्हें रेस्क्यू करेंगे, उन्हें रिलीफ देंगे। और सबसे बढ़कर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि तारीख में पहली दफा वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो समझते हैं कि समंदर को मच्छरों से ज्यादा कोई नहीं जानता। तारीख में पहली दफा हमने मच्छरों को बुलाया है, उनसे मशावरत की है, उनके साथ हम बैठे हैं, उनके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाई है। तमाम स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के बशमूल वजीर आला इस वक्त इस सैलाबी सूरत हाल को, इस तूफानी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं भी अभी कुछ देर के बाद गवादर के लिए निकल रहा हूँ। मिनिस्टर पीडीएम में पहुंच चुके हैं गवादर। अच्छा, मिनिस्टर पीडीएम में पहुंच चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मेरी उनसे जब बाबर बात हुई थी तो मिनिस्टर पीडीएम के बकौल वो कोयटा में असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। जैसे आपने बताया कि कमिश्नर्स को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं माहीगीरों से कंसल्ट किया गया, बहुत अच्छी बात है। 65 रुकनी बलूचिस्तान असेंबली का जो ऐवान है, हुकूमत और अपोजिशन सारे ही हुकूमत में 32 कोऑर्डिनेटर्स हैं। अगर उसके बाद भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने ये सारे मामलात को संभालना है तो फिर वजीर आला को चाहिए कि ये जितने अफसरान के अलावा जो कोऑर्डिनेटर्स या 65 रुकनी जो असेंबली है, इनको जो है ना छुट्टी पर भेज दें। लेकिन हमें दुआ है हमारी कि जो भी सूरत हाल हो उसमें बलूचिस्तान या सिंध की आवाम कम से कम मुतासिर हों। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी तौर पे जो है कल का दिन इस्लामाबाद में बहुत अहमियत का हामिल होगा, और वो दिन इसलिए अहमियत का हामिल होगा कि कल इलेक्शन के हवाले से जो केस की समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और उसके बाद सियासी जो तूफ़ान है इस्लामाबाद में वो थमता है या तवील होता है, इसका फैसला कल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।